हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2। और जैसा कि तुमको पता है चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा, अपना चैप्टर नंबर 2 है हमारा मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। एक छोटा सा और बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। आओ जरा देखें इस चैप्टर में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम मानव के आंख के बारे में, यानी कि हमारा जो आंख होता है ना, जिससे हम पूरे दुनिया संसार को देखते हैं, हर एक वस्तु को देखते हैं, जिससे पढ़ाई करते हैं, मानव के आंख के भागों के बारे में चर्चा करना है। साथ ही साथ हमको ये भी चर्चा करना है कि मानव का आंख किस प्रकार से काम करता है। इसके अलावा बात करेंगे दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष क्या होता है? जब कोई वस्तु दूर रखी हो या कोई वस्तु नजदीक रखी हो, दोनों में से किसी केस में अगर हम वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, मतलब हमारे आंख में कोई ना कोई समस्या आ गया है। अब ये समस्या क्यों आता है, कैसे आता है, इन सारी बातों का अध्ययन हम करने वाले हैं दृष्टि दोष में। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ये भी हमको जानना है। अगला है वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण के बारे में जानना है। साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण में हमको ये भी देखने को मिलेगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार से होता है। रेनबो वही जो आसमान में वर्षा वाले दिनों में तुमको देखने के लिए मिलता है। आगे वायुमंडलीय अपवर्तन है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन में हम क्या क्या देखने वाले, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। इसके अलावा तारे टिमटिमाने के अलावा हम बात करने वाले आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है। आकाश का रंग सूरज सुबह और शाम के समय में लाल क्यों दिखता है। इन सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन। ये सारी की सारी बातें इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं मानव नेत्र से शुरू करेंगे। मानव नेत्र और उसके भाग को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आओ जरा बात करें। तो ये है हमारा मानव नेत्र, जो पिक्चर दिख रहा है, एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है हमने, ठीक है। ये मानव नेत्र का डायग्राम है। सबसे पहली बात है कि मानव नेत्र देखो लगभग कैसा है, चपटा तो है नहीं, आयताकार तो है नहीं, गोलीय है ना। तो क्या कहेंगे, मानव नेत्र लगभग गोलीय संरचना होती है, जिसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं, ठीक है। या मानव नेत्र के जितने भी भाग होती है ना, वो कहां पर बंद होता है, गोलीय संरचना में बंद होता है। उस गोलीय संरचना को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। या बोलेंगे सिंपली मानव नेत्र एक लगभग गोलीय होता है, जिसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। तो ये हुआ हमारा नेत्र गोलक। क्या है? नेत्र गोलक। तुम्हारे मन में एक प्रश्न आया कि मानव नेत्र क्या होता है, नेत्र गोलक तो समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, मानव नेत्र हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है, मानव के शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके सहायता से हम दुनिया को देख पाते हैं, या दुनिया में जो भी वस्तु है उसको हम लोग देख पाते हैं, वह मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या करता है, किसी वस्तु से प्रकाश जब टकराता है तो वो अपने अंदर लेता है, अंदर प्रतिबिंब का निर्माण करता है, और प्रतिबिंब बनाने के बाद क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने के बाद सूचनाओं को मस्तिष्क को भेजता है, फिर हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये मानव नेत्र है, ठीक है। तो मानव नेत्र की अगर परिभाषा ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं, अगर पूछ दे तो मानव नेत्र हमारे शरीर का या मानव के शरीर का ऐसा अंग है जिसकी सहायता से हम दुनिया को देखते हैं। और ये भी बताना है कि जब किसी वस्तु से टकरा करके प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाता है तो वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, और उस प्रतिबिंब को आंख क्या करता है, मस्तिष्क में भेजता है, जहां पर हम वस्तु को समझ पाते हैं और देख पाते हैं। तो बात समझ में आ गया, मानव नेत्र क्या है। नेत्र गोलक क्या होता है, समझ में आ गया। मानव नेत्र जिस लगभग गोलीय होता है, जिसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो गोला दिख रहा है, इस पूरे के पूरे गोला को हम लोग ही नेत्र गोलक कहेंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। आगे है श्वेत पटल क्या होता है, इंग्लिश में इसको स्क्लेरोटिक बोलेंगे। श्वेत पटल होता क्या है, देखो मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी परत है, ये वाला जो परत है, जो सबसे बाहरी परत है, ये वाला, ठीक है। ये अपारदर्शी त्वचा बोल सकते हो, स्किन बोल सकते हो, का बना होता है, ठीक है। एक अपारदर्शी स्किन का बना होता है, अपारदर्शी त्वचा का बना होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। यानी कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो अपारदर्शी त्वचा का बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्क्लेरोटिक। देखो यहां से नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत सफेद अपारदर्शी त्वचा का बना होता है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। ये हो गया नेत्र गोलक।
और नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत, ये वाला जो परत दिख रहा है, ये वाला जो परत दिख रहा है, ये अपारदर्शी होता है और त्वचा का बना होता है। ठीक है, श्वेत सफेद सफेद त्वचा का बना होता है। तो ये हमने क्या कहा, सफेद अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी त्वचा होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलेंगे, श्वेत पटल। तो हमने कहा मानव नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत सफेद अपारदर्शी त्वचा का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्वेत पटल समझ में आ गया। चलो जी, कॉर्निया क्या होता है, आ जाओ जी। यही जो श्वेत पटल है, नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, श्वेत पटल। अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश अंदर नहीं जा सकता है। इतना बात समझो, अपारदर्शी का मतलब प्रकाश अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो आगे वाला भाग होता है, ये जो आगे वाला भाग है, श्वेत पटल का अगला भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। ये उभरा हुआ है, थोड़ा उभरा का मतलब क्या, थोड़ा आगे क्या है, आगे फूला हुआ है। तो श्वेत पटल का अगला भाग जो है वो उभरा हुआ और क्या होता है, पारदर्शी होता है। ये पूरा का पूरा अपारदर्शी होगा, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक अपारदर्शी होगा। लेकिन ये श्वेत पटल, ये पूरा पूरा क्या है, श्वेत पटल है। और श्वेत पटल का आगे का भाग थोड़ा यहाँ पर देखो उठा हुआ है। इस उठे हुए भाग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ये है हमारा कॉर्निया। क्या ये कॉर्निया है। तो कहने का मतलब परिभाषा क्या बोलेंगे, श्वेत पटल का आगे का भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। आगे देखें, बातें समझ में आगे। चलो, कॉर्निया के बाद है कोराइड। देखना जरा ध्यान से समझना, हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे कि मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को हम लोग ने क्या कहा, जो अपारदर्शी श्वेत सफेद अपारदर्शी चमड़े का बना होता है। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो श्वेत अपारदर्शी पदार्थ का बना होता है, त्वचा का बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल का अगला भाग थोड़ा सा उभरा होता है, यहां से लेकर के और यहां तक का भाग थोड़ा उभरा होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। अच्छा, श्वेत पटल के नीचे ये वाला परत, गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोराइड। कोराइड बोलते हैं। ध्यान से देखना, हमने क्या कहा, ठीक श्वेत पटल के नीचे ऊपर वाला भाग श्वेत पटल, श्वेत पटल के नीचे जो बीच वाला परत है, ये परत हो गया और ये ऊपर वाला परत हो गया। बीच वाला जो परत है ये गहरे भूरे रंग का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं, कोराइड। तो परिभाषा क्या बुलाएंगे, परिभाषा क्या बने, श्वेत परत के नीचे एक गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसको हम लोग कोराइड कहते हैं, जिसको हम लोग कोराइड कहते हैं। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसको हम लोग कोराइड कहते हैं। अगर तुम ध्यान से समझो तो इन सारी बातों को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो कोराइड समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आइरिस क्या होता है बाबू। अब ध्यान से देखना, ये जो परत है ना, ये परत ध्यान से देखना, ये जो परत है आगे आके दो भागों में बट गया। एक भाग हमारा ये वाला है, ठीक है, इधर से गया, ये है हमारा कौन सा परत, कोराइड। ये वाला जो खाली परत दिख रहा है ये कोराइड है। कोराइड आगे आकर के दो भागों में बटा है। एक तो हमारा ये दिख रहा है तुम्हारा, एक तो ये दिख रहा है, और एक तो हमको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। दो बात दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते, यानी कि श्वेत कोराइड जो है आगे आकर दो भागों में बट जाता है, ठीक है। कोराइड के आगे वाले भाग को हम लोग आइरिस कहते हैं, और कोराइड के पीछे वाले भाग को हम लोग सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। यानी हमने क्या कहा कि कोराइड, पहले तो समझो, सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाता है, सफेद अपारदर्शी चमड़े का बना होता है, जिसको श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल जो है आगे में थोड़ा सा उभरा होता है, जिसको कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। अब समझो कि यहाँ पर श्वेत पटल के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, जिसको हम लोग कोराइड कहते हैं, दूसरी परत, ठीक है। और कोराइड आगे आकर दो भागों में बढ़ जाता है। आगे वाले परत को हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है, और पीछे वाली परत को हम लोग सिलियरी मांसपेशी कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। अब ध्यान से समझो,
सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, लेंस को पकड़े हुए रहता है। ये जो दिख रहा है ना हमको, ये क्या है, हमारा नेत्र लेंस है। अब नेत्र लेंस क्या है, नेत्र लेंस जो है जिलेटिन जैसे पारदर्शी पदार्थों का बना हुआ एक लचीला लेंस होता है ना, जिसमें लचीलापन होता है। ऐसा नहीं, जो लेंस हम आम जीवन में देखते हैं ना, वो कांच का बना होता है और वो उसमें लचीलापन नहीं होता है। लेकिन जो आंख में लेंस होता है ना, ये पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, मतलब इसमें लचीलापन होता है। ठीक है, एक मांसल संरचना ही बोल सकते हैं। ये शीशे का नहीं बना होता है, कांच का नहीं बना होता है, एक मांसल संरचना ही होता है जो पारदर्शी होता है। ठीक है, तो नेत्र लेंस क्या है, नेत्र लेंस जिलेटिन जैसे पदार्थों से बना हुआ एक संरचना है ना, जो पारदर्शी होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ध्यान से समझना। हमने कहा कोराइड आगे आके दो भागों में बढ़ जाता है। आगे वाले परत को हम लोग आइरिस, ये भी आइरिस हो गया, और ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी आइरिस हो गया। ये हो गया सिलियरी मांसपेशी, और ये भी हमारा हो गया सिलियरी मांसपेशी। अच्छा, यहाँ पर तुमको एक खुला हुआ भाग दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्यान से देखना, एक खुला हुआ भाग दिख रहा है। ये खुला हुआ भाग और कुछ नहीं, इसी को बोलते हैं पुतली, यानी कि प्यूपिल। पुतली होता क्या है, पुतली होता क्या है ना, पुतली आंख के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिससे जिससे क्या होता है, प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। पुतली क्या करता है, पुतली प्रकाश को अंदर प्रकाश को कितना प्रकाश जाना है अंदर, इसको नियंत्रित करने का काम करता है पुतली और आइरिस मिलकर के। अच्छा, किसी व्यक्ति की आंखों का रंग कैसा है, नीला है, भूरा है, अलग अलग रंग होता है ना, ये किसके कारण होता है, ये आइरिस के कारण होता है। हम आंखों के रंग की बात कर रहे हैं तो समझो आइरिस के रंग की बात कर रहे। आइरिस का रंग ही भूरा, नीला, जो भी पीला हरा जो भी है, वो आइरिस का रंग ही हमारा होता है। ठीक है, आइरिस बात समझ में आ गया। चलो जी, इतनी बातें समझ में आ गई। और कुछ है क्या, चलो पुतली आ गया, नेत्र लेंस आ गया। जलीय द्रव क्या होता है, जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर। देखो ध्यान से देखना कि ये है हमारा नेत्र लेंस और ये है कॉर्निया। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा होता है, यहाँ पर है ना, एक द्रव भरा होता है, जलीय द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव बोलते हैं, या एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव होता है, जिसको हम लोग नेत्रोद या जलीय द्रव बोलते हैं। एक द्रव तुम्हारा यहां पर भरा होता है, नेत्र लेंस। अच्छा, एक बात छोड़ दी, हम बता दें, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, जिसको हम काचाभ द्रव बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसको विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। एक बात आ रहा है जो छूट रहा है हमारा, नेत्र लेंस का सबसे ये वाली परत जो है, सबसे भीतरी परत जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। और इस रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और फिर सूचना जो है हमारे आंखों तक पहुंचता है। बातें क्लियर है? आई होप तुमको यहाँ से सारी बातें क्लियर है। आगे हम बात करने वाले हैं कि मानव नेत्र की क्रिया विधि क्या है, या फिर मानव नेत्र हमारा काम कैसे करता है। और जरा ये देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 जैसा कि तुमको पता है क्या है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इन सारी बातों के बारे में इस चैप्टर में यहाँ पर हमको बात करनी है। हमने बात किया कि मानव नेत्र क्या होता है, यानी कि हमारा जो आंख होता है ना, वो क्या होता है, और साथ ही साथ हमारे आंख में कौन कौन से भाग होते हैं। अब थोड़ा सा हमको समझना है कि मानव नेत्र आखिर काम कैसे करता है, किसी वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं, या मानव नेत्र का जो भी भाग देखा है हमने, वस्तुओं को देखने में उस भाग का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आइरिस हो गया, मानव नेत्र में एक लेंस होता है जिसको नेत्र लेंस कहते हैं, रेटिना हो गया, पुतली हो गया, सिलियरी मांसपेशी हो गया, ठीक है, कॉर्निया हो गया। इन सारे जो मानव के आंख के भाग है, इनका काम क्या है हमारे यहाँ, ठीक है। और जरा एक एक करके हम इन सारी बातों के बारे में बात करें। तो जैसा कि यहाँ पर ये हमारा मानव नेत्र है ना, मानव नेत्र का जो संरचना होता है लगभग इसी प्रकार का होता है। ये 2D फिगर है, 3D फिगर नहीं है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि हम वस्तु को देखें कैसे। ध्यान से देखना
कि सपोज हमारे पास एक वस्तु यहां पर है, एक वस्तु यहां पर है, ठीक है, एक वस्तु यहां पर है, इस वस्तु से प्रकाश निकला, इस वस्तु से प्रकाश निकला और सबसे पहले यह प्रकाश कहां पर पड़ने वाला है, सबसे पहले यह प्रकाश पड़ेगा यहां पर कॉर्निया पे। हमने बताया था मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है श्वेत पटल, जो सफेद अपारदर्शी चमड़े का बना होता है, ठीक है। और श्वेत पटल का जो अगला भाग होता है यह पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, तो उभरा हुआ होता है। तो श्वेत पटल का अगला पारदर्शी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। तो सबसे पहला जो वस्तु है, वस्तु का प्रकाश, वस्तु से प्रकाश निकल के कहां पर पड़ेगा, कॉर्निया पे पड़ेगा, इतना बात समझो। अब कॉर्निया क्या करेगा, कॉर्निया पर यहां से कुछ प्रकाश तो आंख के अंदर चला जाएगा और कुछ प्रकाश यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉर्निया हमारा सफेद होता है, तो इस वजह से क्या होगा कि कुछ प्रकाश यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा यानी परावर्तित हो जाएगा, और कुछ प्रकाश जो है हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करने वाला है, कुछ प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करने वाला, ठीक है। अब यहां पर काम आता है जब कॉर्निया से प्रकाश आगे बढ़ता है तो यहां पर होता है तुम्हारा एक, देखो ये इसको बोलते हैं आइरिस, दोनों तरफ इसको भी बोलते हैं आइरिस, ठीक है। और यहां पर एक छोटा सा छिद्र होता है ये वाला, जिसको बोलते हैं पुतली, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुतली। अब समझो, जैसे ही प्रकाश यहां से आगे बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि जितना वस्तु से प्रकाश आया सबका सब आंख के अंदर भेज दे, कि ऐसा नहीं होता है। आंख में प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की जितनी मात्रा चाहिए होता है उतना ही प्रकाश अंदर जाएगा, और ये प्रकाश को रोकने का काम कौन करता है, ये हमारा आइरिस और पुतली मिल करके करता है। ये जो यहाँ पर छोटा सा छिद्र होता है ना, ये जो छिद्र दिख रहा है छोटा सा छिद्र होता है, इसको पुतली बोलते हैं। और पुतली आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा होता है। जैसे सपोज किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं तो इस समय क्या होगा, हमारे पुतली का आकार जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे जितना अमाउंट में प्रकाश चाहिए हमको वस्तुओं को देखने के लिए उतना प्रकाश हमारी आंख के अंदर में जाएगा। अंधेरे कमरे में समझना, तो अंधेरे कमरे में क्या हुआ, पुतली का आकार बढ़ गया। अच्छा, पुतली का आकार को बढ़ाया कौन, पुतली के आकार को आइरिस बढ़ाता है। आइरिस क्या करता है, खींचता है और सिकुड़ जाता है, खींचता है सिकुड़ता है, जिससे प्रकाश कम ज्यादा आंख के अंदर हो जाता है। और इसको होने में यानी को आइरिस को खींचने और सिकुड़ने में या पुतली को छोटा होने या बड़ा होने में कुछ सेकंड लगता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत अगर अंधेरे वाले कमरे में बाहर आएंगे तो वस्तु हमको साफ साफ नजर नहीं आती। क्यों, क्योंकि आइरिस हमारा क्या हुआ होता है, वहां पर सिकुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण से पुतली यहाँ पर बड़ा होता है। आइरिस खींचा होता है ना, पुतली बड़ा होता है, और पुतली बड़ा होता है तो ज्यादा अमाउंट में प्रकाश जाएगा, अंधेरे से बाहर आएगा थोड़ा सा अजीब लगता है ना। तो इसका कारण क्या है कि हमारा आइरिस जो है वो यहाँ पर ये खींच करके इस आकार को, ये जो पुतली का आकार है, इसको बड़ा कर देता है। फिर अगर मान लो जैसे हम उजाले में आते हैं तो आइरिस फिर क्या करता है, धीरे धीरे ढीला होता है, और ढीला होने के बाद ये जो छिद्र दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये छिद्र छोटा हो जाता है, जिससे अमाउंट, जो प्रकाश का अमाउंट है, जो प्रकाश की मात्रा है इसके अंदर कम जाता है। तो मतलब तुम ज्यादा प्रकाश दो कम प्रकाश दो, प्रकाश उतना ही जाना है। कभी ऐसा करके बचपन में तुमने देखा होगा कि, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि एकाएक अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारे आंख पर बहुत ज्यादा पड़ गया, होता है ना। जैसे कि हम अगर मान लो बाइक चला रहे हैं या पैदल भी चल रहे, तो एकाएक अगर कोई गाड़ी का लाइट जो है, हेडलाइट जो है, अगर फोकस हो जाए पर तो एकाएक आंख बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, या अगर आंख खुला भी होता है तो हमको दिखना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बहुत सारा लाइट एक बार में आंख के अंदर जाना चाहता है ना, तो पुतली बिल्कुल ही क्या होता है, बंद कर देता है। उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि काम इतना जल्दी हो रहा होता है, तो यहाँ पर हमारे दिमाग को समझ में नहीं आता है, जिसके कारण पुतली क्या करता है, ये आइरिस बिल्कुल ही क्या करता है, पुतली को ढक देता है। मतलब वो जो छिद्र है प्रकाश जाने के लिए, इसको बिल्कुल ही ढक लेता है। ठीक है, तो तीन बातें देखा हमने कि पुतली और आइरिस का काम क्या है। पुतली और आइरिस का काम है आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। जैसे ही अंधेरे कमरे में जाएंगे, आइरिस क्या होगा, खींचेगा, पुतली बढ़ जाएगा। जैसे ही हम उजाले वाले कमरे में जाएंगे
ठीक है, हम ये बात नोट करते हुए चलते हैं, ध्यान से देखना। आइरिस का काम, आइरिस का काम क्या है? पुतली को छोटा या बड़ा करना। ध्यान से देखना, पुतली को छोटा या बड़ा करना, ये आइरिस का काम। पुतली का काम क्या है? ध्यान से देखना, पुतली का काम है आंख के अंदर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख के अंदर प्रकाश को भेजना। ये समझो, ये एक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, पुतली से होकर आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, पुतली को नियंत्रित करने का काम आइरिस करता है। ठीक है, दो बातें। अब यहां पर कुछ बातें हैं, जैसे अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में आइरिस क्या करता है? पुतली को छोटा कर दे, बड़ा कर देता है, पुतली को बड़ा कर देता है। ठीक है, और जैसे ही पुतली को बड़ा करता है तो अधिक प्रकाश, अधिक प्रकाश आंख के अंदर जाता है। अधिक मतलब इतना प्रकाश जाता है जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब बन सके हमारे रेटिना पर, स्पष्ट रूप से हम वस्तुओं को देख सके। बातें क्लियर है? और कुछ बातें हैं। अच्छा, जब अंधेरे कमरे से बाहर आए तो क्या हुआ? अंधेरे कमरे से बाहर आने की स्थिति में क्या होता है हमारे साथ? अंधेरे कमरे से बाहर आने की स्थिति में क्या होता है? तो जैसे ही अंधेरे कमरे से हम बाहर आते हैं, पुतली धीरे धीरे छोटा होता है, पुतली धीरे धीरे छोटा होता है। ठीक है, ये बातें हो, पुतली क्या होगा? धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, जिससे फिर से हमको उतना ही अमाउंट ऑफ लाइट मिलेगा, उतना ही प्रकाश मिलेगा जितना कि हमको हमारे आंख को चाहिए था प्रतिबिंब बनाने के लिए। बातें समझ में आ रही है? क्लियर समझो, आगे बढ़ते हैं। आ जी, अब देखो, अचानक हमारे आंख पर, अचानक आंख पर अधिक प्रकाश पड़े, अधिक प्रकाश पड़े तो क्या होता है? ठीक है, क्योंकि देखो हमारे शरीर के किसी भी अंग में जो है ना, इंस्टेंट एक्शन होता है। जब अचानक कुछ होता है और हमारे लिए वो सही नहीं है तो इंस्टेंट एक्शन होता है। जैसे अगर मान लो तुमने किसी कील पर पैर रखा तो पैर अपने आप जल्दी से हटेगा वहां से। तुमने अगर गर्म वस्तु को छुआ, तुमको पता नहीं है वस्तु गर्म है, सपोज ये मार्कर गर्म है या ऐसा कोई लोहे का कील है वो गर्म है, जैसे हमने छुएंगे तो तुरंत हाथ हटेगा। ये हमारे मस्तिष्क में ऐसा है, मस्तिष्क की बनावट ऐसी है जिसके कारण ये सारी घटनाएं होती है। हालांकि इसके बारे में डिटेल से हम लोग वर्णन कहाँ करेंगे? बायोलॉजी के अंदर में वर्णन करेंगे। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती चाप, ये सब पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे किस प्रकार से हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर पूरा रिएक्शन करता है ना। फिलहाल यहाँ पर इतना समझो कि जब अधिक मात्रा में, एकाएक अधिक मात्रा में हमारे आंख पर प्रकाश पड़ता है तो हमारे मस्तिष्क को समझ में नहीं आता। मस्तिष्क क्या होता है? समझने में असमर्थ होता है, असमर्थ होता है, जिसके कारण, जिसके कारण आइरिस पुतली को, पुतली को बहुत छोटा या बंद कर देता है, बहुत छोटा या बंद कर देता है। समझो बात, एकाएक बहुत प्रकाश पड़ा, समझ में नहीं आया दिमाग को ये हो क्या रहा है, क्योंकि प्रकाश तो उसको एक फिक्स अमाउंट में चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इस स्थिति में क्या करेगा कि ये जो हमारा आइरिस है, दिमाग भेजेगा आइरिस को इंफॉर्मेशन, भाई बंद करो, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है। तो आइरिस फटाफट बंद कर देगा, पुतली को इतना छोटा कर देगा तुमको कुछ दिखेगा नहीं। जैसे कि टॉर्च ले लो, अपने आंख पर जलाओ, देखो क्या होता है, कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि आइरिस बिल्कुल ही छोटा हो चुका होता है, तो वो उतना लाइट चाहिए ही नहीं उसको। बातें समझ में आ रही है? चलो, तो यहां से हमको पुतली आइरिस का काम समझ में आ गया। प्रकाश यहां से पुतली से होते हुए, थोड़ा इसको हम ये कर दे छोटा, तो पुतली से होते हुए आगे बढ़ा और
आया नेत्र लेंस पे। कहां पर आया? नेत्र लेंस पे। अब नेत्र लेंस से प्रकाश का अपवर्तन हुआ, नेत्र लेंस से प्रकाश का यहां पर अपवर्तन हुआ। नेत्र लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है, और अपवर्तन होने के बाद जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना, वो कहां पर होता है? यहां पर रेटिना पर। इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पर, इस प्रकार से। अब तुम बोलोगे इमेज तो बन गया वस्तु का, लेकिन जो क्या ये जो इमेज बन रहा है ये सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? ये जो इमेज बन रहा है ये सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? बोलोगे उल्टा बन रहा है। बट वस्तु का तो इमेज हम लोग, अच्छा सीधा उल्टा भी बनता है, एक मिनट, उल्टा भी बनता है, ध्यान से देखना, उल्टा भी बनता है और छोटा भी बनता है। तो इमेज बना उल्टा और छोटा, लेकिन क्या हम वस्तु के इमेज को उल्टा और छोटा देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो यहां पर हमारे पास इस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है। ये तंत्रिकाएं क्या करती है? यहां पर मस्तिष्क में सूचना भेजने का काम करती है। और हमारे मस्तिष्क के पास, जैसे देखो वस्तु है, यहां से हमारे पास क्या है? ये श्वेत पटल। श्वेत पटल में आगे का भाग क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया से कुछ प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश अंदर पहुंचा, तो यहाँ पर आइरिस और पुतली उसको कंट्रोल करेगा प्रकाश का। आगे लेंस से टकराया, लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के बाद रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बना, और जो प्रतिबिंब बना वो बना उल्टा और छोटा। अब ये इंफॉर्मेशन तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे कहां पर गया? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में ऐसी क्षमता होती है कि वस्तुओं को सीधा और वस्तु जितना बड़ा है वास्तविक आकार को देख पाता है। ये सूचनाएं को क्या करता है? सही करके वस्तु को सीधा और उसके वास्तविक आकार को दिखाता है। अच्छा एक बात और यहां पर हम बताना भूल गए हैं, एक बात और बताना भूल गए कि जनरली होता क्या है कि जब भी हम वस्तु को लेंस से देखते हैं ना, तो उसकी फोकस दूरी एक निश्चित होती है। अगर उससे दूर पास करेंगे तो हमको, ऐसा नहीं है घर हमेशा, सपोज हमारे पास कोई कुछ लिखा हुआ है, एक पेपर है, समझो जरा, एक पेपर है हमारे पास, इस पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है, इस पेपर में लिखा हुआ। अब यहां पर हमने एक लेंस लाया, ये वाला लेंस तो तुमने देखा हो, तो एक डिस्टेंस होता है, फिक्स होता है फोकस दूरी, उस फोकस दूरी के अनुसार ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या इस अक्षर को हम देख पाएंगे। उससे नजदीक लाएंगे, उससे दूर ले जाएंगे तो हम इस अक्षर को नहीं देख पाएंगे। बट हमारे आंख के साथ नहीं होता ऐसा, आंख के साथ नहीं होता है। कितना भी दूर पर वस्तु हो, कितना भी नजदीक ले आओ, वस्तु तुमको साफ साफ दिखेगा। अब ऐसा तो तभी संभव है जब लेंस का फोकस दूरी बदले, लेंस का फोकस दूरी बदले। अब ये काम कौन करता है? इसलिए जो मानव का लेंस होता है, ये जो मानव की आंख में लेंस है, ये तुम्हारा क्या होता है? लचीला होता है। पहली बात समझो, मतलब ये अपने आकार को बदल सकता है। लेंस अपने आकार को बदल सकता है, पतला भी कर सकता है, खुद को मोटा भी कर सकता है, समझना जरा। और ये है सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी। ये कभी खिंचता है, कभी सिकुड़ता है, ये कभी खिंचता है और कभी सिकुड़ता है। अब समझना जरा होता क्या है, अब समझना जरा होता क्या है। हम चलो इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत ना, समझना। सपोज 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 ये हमारा आंख है, ठीक है, यहां पर हम बना लेते हैं, चलो ये हो गया हमारा कॉर्निया, ये हमारे आंख के अंदर जो है ये नेत्र लेंस, ठीक है, समझना जरा, पतला बना लेते हैं, ये हमारी आंख के अंदर नेत्र लेंस है। अब जो दूर से प्रकाश आ रही है ना, समझना जरा, जो दूर से प्रकाश आ रही है ना, वो बिल्कुल समांतर आएगी, और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि फोकस दूरी अधिक होना चाहिए। इस स्थिति में होगा क्या, ये जो हमारा ये जो सिलियरी मांसपेशी है यहाँ पर ये लेंस को खींच देगा। लेंस को जैसे ही खींचेगा तो लेंस पतला होगा, और लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगा। और इस तरह से हम क्या करते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब एग्जैक्टली क्या करते हैं, यहां पर हम रेटिना पर बना पाते हैं। बातें समझ में आ रही है? हमने क्या कहा
कि जब भी दूर से प्रकाश यहां पर जा रहा है तो फोकस दूरी अधिक होना चाहिए, और पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। ये भी बात समझो, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। ये लेंस जो है अपना आकार बदल सकता है, बदलने के लिए लचीलापन होता है इसमें। सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, लेंस के आकार बदलने में मदद करता है। ठीक है, तो जैसे ही वस्तु दूर है तो सिलियरी मांसपेशी खींच गया, सिलियरी मांसपेशी लेंस को खींचा तो लेंस हुआ पतला, और लेंस पतला हुआ, फोकस दूरी बढ़ा, और फोकस दूरी बढ़ने के कारण प्रतिबिंब हमको यहां पर एक बार फिर से हमारे रेटिना पर बिल्कुल उसी तरह से प्राप्त हो जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, मतलब आंख की ओर वस्तु चलता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो हमारा सिलियरी मांसपेशी है, ये जो सिलियरी मांस, यहां पर देखना, ये जो सिलियरी मांसपेशी है, ये लेंस को ढीला छोड़ेगा, लेंस को ढीला छोड़ेगा, तो लेंस धीरे 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 मोटा होता जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे मोटा होगा उसकी फोकस दूरी धीरे धीरे घटती चली जाएगी, धीरे धीरे फोकस दूरी घटती चली जाएगी। इस वजह से होगा क्या कि हमारा प्रतिबिंब कभी यहां पर नहीं बनने वाला है, कभी यहां पर नहीं बनने वाला है, प्रतिबिंब हमेशा यहां पर ही बनेगा, यहां पर ही बनेगा। तो चलो भाई, ये तो समझ में आ गया हमको, बट यहां पर एक बात हमको नोट करना जरूरी है, समझना, दूर वस्तु जब होता है तो क्या होता है ये समझना। जब कोई वस्तु दूर होती है तो इससे आने वाली समांतर किरणें, आने वाली समांतर किरणों को रेटिना पर फोकस करने के लिए, रेटिना पर फोकस करने के लिए फोकस दूरी अधिक होना चाहिए, फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और ये फोकस दूरी कैसे अधिक होगा, सिलियरी मांसपेशी अपने आप को खींचेगा, नेत्र लेंस को खींचेगा, नेत्र लेंस पतला होगा, इस तरह से फोकस दूरी क्या होगा, यहां पर अधिक हो जाएगा। ठीक है, बट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है जब वस्तु यहां से अनंत से आंख की ओर बढ़ता है, ये भी समझो। जब वस्तु अनंत से आंख की ओर बढ़ता है, आंख की ओर बढ़ता है, तो सिलियरी मांसपेशी लेंस को मोटा करता जाता है, लेंस को मोटा करता जाता है, जिससे प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। मोटा करता है तो फोकस दूरी घटेगा, फोकस दूरी घटेगा तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। बातें समझ में आ रहा है। हमने कहा अनंत पर जो वस्तु होगा, अनंत पर जो वस्तु होगा उससे आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करने के लिए फोकस दूरी का अधिक होना जरूरी है, और फोकस दूरी अधिक करने के लिए ये जो सिलियरी मांसपेशी है ये खींचेगा लेंस को, पतला हो जाएगा, बन गया रेटिना प्रतिबिंब। जैसे जैसे हम वस्तु को आंख की ओर लेते जाएंगे तो फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा, और ये काम जो है फिर से एक बार सिलियरी मांसपेशी करता है कि लेंस का जो लेंस को पहले जो खींच रखा था अब धीरे धीरे छोड़ेगा उसको, लेंस मोटा होता जाएगा, धीरे धीरे फोकस दूरी कम होती जाएगी, और इस वजह से हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर ही बनने वाला है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर देखना, समंजन क्षमता, एक होता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है, समंजन क्षमता क्या होती है, तो समंजन क्षमता आंख की या आंख की वैसी क्षमता है जिसके कारण आंख क्या करता है, अपने अपने लेंस की फोकस दूरी घटा बढ़ा सकता है ना, या नेत्र आंख की वैसी क्षमता जिसके कारण सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस की नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटा बढ़ा कर अनंत और नजदीक रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनाता है, इसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वैसी क्षमता जिसके कारण मानव आंख में उपस्थित
लेंस अपने फोकस दूरी में बदलाव कर नजदीक और दूर की वस्तु को नजदीक और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो समंजन क्षमता हमारे आंख की वैसी क्षमता है जिसके कारण मानव आंख में उपस्थित लेंस अपने फोकस दूरी में बदलाव कर नजदीक और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता के कारण ही क्या होता है, आंख के समंजन क्षमता के कारण ही कितना भी वस्तु दूर रखा हो या कितनी भी वस्तु को पास रख लो, हमेशा तुमको वस्तु जो है साफ साफ यहाँ पर दिखने वाला है। आई होप तुमको ये बातें जो आंख का हमारा क्रिया विधि होता है ये पूरा पूरा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मानव नेत्र दृष्टि दोष साथ ही साथ वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये हमारे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। तो हमने इससे पहले बात किया कि मानव नेत्र होता क्या है और मानव नेत्र काम कैसे करता है, इसके बारे में हमने बात किया है। ठीक है, साथ ही साथ मानव नेत्र के भागों के बारे में हमने चर्चा किया है। अब यहाँ पर जो हमको देखना है वो देखना है कि समंजन क्षमता क्या होता है। हालांकि थोड़ा सा डिस्कस इसके बारे में हमने किया है, बट समंजन क्षमता या एकोमेंडेशन क्या होता है, साथ ही साथ निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, और इसके अलावे दृष्टि परास क्या होता है, रेंज ऑफ विजन क्या होता है, इसके बारे में हम प्रॉपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और चला देखिए सबसे पहले कि समंजन क्षमता क्या है। कुछ नहीं है समंजन क्षमता, ना ही तुमको याद करने की जरूरत है। देखो हमारा जो आंख होता है ना, आंख में होता है एक लेंस, बोले तो लेंस होता है कि नहीं होता है, वो कुछ हमारा उत्तल लेंस होता है, कुछ इस प्रकार का लेंस होता है, लेंस इस प्रकार का होता है। और लेंस जो जुड़ा होता है ना वो सिलियरी मांसपेशी के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, सिलियरी मांसपेशी के साथ जुड़ा होता है। अब जब भी हम कोई नजदीक, अब देखो लेंस का क्या होता है, लेंस की कोई भी अगर तुम कांच का एक लेंस उठा लो तो उसका अपना फोकस दूरी होगा और उसी फोकस दूरी के अनुसार किसी वस्तु को तुम साफ साफ एक निश्चित स्थिति पर रखोगे ना। सपोज 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 यहाँ पर समझो बात को, अगर ये हमारे पास लेंस है, इसकी एक खास फोकस दूरी होगी, तो यहां से मान लो हमको यहां से कागज पर कुछ लिखा हुआ है, अगर इसको देखना है ना तो लेंस और कागज के बीच की दूरी एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, तभी जाकर के हम वस्तु को देख पाएंगे। अगर कागज लेंस को ज्यादा दूर ले जाएंगे या ज्यादा पास ले आएंगे तो हम इन अक्षरों को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। ये हम सबको पता है कि नहीं है, बिल्कुल पता है। बट यहाँ पर होता क्या है कि जो ये हमारा आंख का लेंस होता है, इस लेंस में तुम वस्तु को नजदीक ले आओ, वस्तु को दूर लेके चले जाओ, कितना भी दूर ले जाओ, कितना भी नजदीक, कितना भी नहीं बात करेंगे, नजदीक ले आओ, आंख के पास ले आओ, तो भी हम वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लेंस का फोकस दूरी बदलता रहता है, जिसके कारण वह अलग अलग स्थिति पर रखी वस्तुओं को, अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। और इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं क्या, समंजन क्षमता। मतलब कहने का मतलब है कि समंजन क्षमता आंख की वैसी क्षमता है जिसमें हमारे आंख में मौजूद लेंस जो है सिलियरी मांसपेशी की सहायता से अपना फोकस दूरी बदल करके अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। हमने क्या कहा जरा समझो, समंजन क्षमता हमारे आंख की वैसी क्षमता है जिसमें हमारे आंख में मौजूद लेंस सिलियरी मांसपेशी की सहायता से अपने फोकस दूरी को बदलकर अलग अलग स्थितियों पर रखे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो पहले आओ डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा सा इस डायग्राम को समझते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। आ जाओ जी। तो समंजन क्षमता क्या है, आंख की वैसी क्षमता, आंख की वैसी क्षमता जिसके कारण आंख में मौजूद लेंस सिलियरी मांसपेशी की सहायता से अपने फोकस दूरी को
फोकस दूरी को बदलकर अलग अलग दूरी पर रखी, अलग अलग दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, ये है हमारा समंजन क्षमता। हालांकि समंजन क्षमता की भी एक सीमा है जिसके बारे में बात करें तो समान आग के लिए जो समंजन क्षमता होता है ना, वो कहाँ तक वस्तु, कितनी दूर तक वस्तुओं को समंजन कर सकता है। तो अगर हम अधिकतम बात करें तो अधिकतम ये अनंत तक, अनंत की वस्तु को देखने के लिए क्या कर सकता है, आंख का लेंस जो है अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है सिलियरी मांसपेशी की सहायता से। ठीक है, यानी अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब भी है यह फोकस रेटिना पर कर सकता है, लेंस की फोकस दूरी को घटा और बढ़ा करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा नजदीकतम बिंदु है, न्यूनतम बिंदु है, वो होता है समान आंख के लिए 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर वह दूरी है कि अगर हमको किसी वस्तु को साफ साफ दिखना है तो आंख से 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना पड़ेगा। जैसे ही 25 सेंटीमीटर की दूरी से हम नजदीक लेंगे वस्तुओं को, एक किताब लो और आंख के पास लेके आओ, 25 सेंटीमीटर की दूरी से और पास लेके आओ, तो तुमको वस्तु साफ साफ धुंधली हुई नजर आएगी, साफ साफ तुमको नहीं दिखेगी। इसका कारण क्या है, जब हम 25 सेंटीमीटर के बाद जाते हैं तो ये जो लेंस है, जो सिलियरी मांसपेशी है, उसके बाद ये सही से काम नहीं करता है। तो हमको सब वस्तुओं को साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को रखा होना चाहिए। तो समंजन क्षमता तुमको समझ में आ गया। आ जाओ जी, अब यहाँ पर दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु या इसको बोलेंगे फार पॉइंट। दूर बिंदु क्या होता है, तो ठीक है, आंख से अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु आंख साफ साफ देख सकता है, आंख से अधिकतम दूरी जहां तक की वस्तुओं को आंख साफ साफ देख सकता है, वह दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु कहां पर होता है, हम तो तारे को भी देखते हैं जो कि हमसे लाइट ईयर्स में होता है, 500, 1000, 2000, 5000 लाइट ईयर्स दूर तारा होता है, उसको भी हम लोग साफ साफ देखते हैं। इसका मतलब है कि आंख से अधिकतम दूरी है ना, जिस जहां पर हम वस्तुओं को देख सकते हैं उसको बोलते हैं दूर बिंदु। और इसका तारे को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, इसका सबसे पहले डिफिनेशन की ओर बात करेंगे। चलो, वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख साफ साफ देख सकता है, देख सकता है, वह दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। अब समान आंख का जो दूर बिंदु है कहां पर है, सामान्य आंख का दूर बिंदु ये होता है बाबू अनंत पर। ठीक है, देन हम देखते हैं निकट बिंदु क्या होता है। तो निकट बिंदु क्या बोलेंगे, आंख के नजदीक वैसा बिंदु जहां तक हम वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, निकटतम बिंदु कहलाता है। ठीक है, नियर पॉइंट इसको बोलते हैं, नियर पॉइंट। आंख के नजदीक का वह बिंदु, आंख के नजदीक का वह बिंदु जहां तक की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं, निकट बिंदु कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। और निकट बिंदु समान आंख के लिए क्या होता है, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु होता है तुम्हारा कहां पर, ये होता है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। समझ लो बात। तो बातें क्लियर है, यहाँ पर बातें क्लियर है। चलो जी,
आगे एक बात और हमको यहाँ से समझना है, निकट बिंदु समझ में आ गया, दूर बिंदु समझ में आ गया कि दृष्टिपरास क्या होता है। दृष्टिपरास या रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन। देखो, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग दृष्टिपरास बोलते हैं, या दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी के अंतर को हम लोग दृष्टिपरास बोलते हैं। ठीक है, तो दृष्टिपरास बराबर क्या होता है, दूर बिंदु, दूर बिंदु माइनस का निकट बिंदु, है ना। दूर बिंदु और निकट बिंदु के अंतर को हम लोग दृष्टिपरास बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दूर बिंदु और निकट बिंदु के अंदर के अंतर को हम लोग दृष्टिपरास बोलेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझना है कि आखिर हमारा नेत्र काम कैसे करता है, इससे पहले हमने बताया, या यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हमारे नेत्र में जो समंजन क्षमता होता है, समंजन क्षमता काम कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, अनंत पर है कोई वस्तु, जब अनंत पर होता है तो इससे आने वाली प्रकाश की किरण समांतर होती है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस का फोकस दूरी अधिक होना चाहिए। और लेंस का फोकस दूरी कब होगा अधिक, जब लेंस पतला होगा। तो इस स्थिति में सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, सिलियरी मांसपेशी लेंस को खींचता है, खींच करके पतला कर देता है। इस वजह से लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा और प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर रेटिना पर बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर लेंस की ओर चलते चले जाएंगे, लेंस की ओर चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो सिलियरी मांसपेशी यहाँ पर तुमको दिख रहा है, यह लेंस ये अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ेगा। मतलब ढीला छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये लेंस धीरे धीरे मोटा होगा। ये जो लेंस दिख रहा है धीरे धीरे मोटा होगा, मोटा होगा तो फोकस दूरी धीरे धीरे क्या होगा, इसका कमता हुआ चला जाएगा। इस वजह से ये तब तक होगा जब तक कि ये एन पर नहीं पहुंच जाए। जब एन पर पहुंच जाएगा और एन के बाद यह चलने लगेगा, उसके बाद इसका फोकस दूरी नहीं बदलेगा लेंस का, जिसके कारण हमको वस्तु धुंधला धुंधला यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो ये था हमारा समंजन क्षमता, दूर बिंदु, निकट बिंदु और यहाँ पर दृष्टिपरास। इससे कई ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, इसलिए इन सारी बातों को तुमको ध्यान रखना है। फिलहाल आगे हम बात करते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है, व्हाट इज डिफेक्ट ऑफ विजन। तो यहाँ पर अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं दृष्टि दोष क्या होता है, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। हम सबको पता है कि हमारे आंख में ऐसी क्षमता होती है कि वस्तुओं को कितना भी हम दूर रख दे या कितना भी पास रख दे, हम वस्तुओं को इजीली देख पाते हैं, है ना। नेत्र लेंस क्या करता है, हमारे आंख में जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशी की सहायता से बदलता है, जिसके कारण वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे आंख में कुछ ऐसी गड़बड़ी आ जाती है जिसके कारण होता है क्या कि ऐसा संभव है कि कभी हम दूर रखी वस्तुओं को ना देख पाए, कभी हम पास मौजूद वस्तुओं को नहीं देख पाए। जैसे सपोज तुम्हारी क्लास में एक लड़का बैठा हुआ है जो पीछे वाले बेंच में बैठा हुआ है, उसको हो सकता है कि सही सही जो हुआ है तुम्हारा जो भी बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, वो साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब उसको कोई ना कोई दोष हुआ है। या तुम्हारे क्लास में बेंच में कोई आगे के बेंच पर कोई लड़का बैठा है, उसको भी वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो उसको भी किसी ना किसी प्रकार की समस्या है। हो सकता है कोई ओल्ड पीपल है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति है, उसको वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो उसकी आंख में भी कोई ना कोई समस्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं जब आने लगती है ना आंख के अंदर में, जब वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन या दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, जब हमारी आंखों में देखो, जब किसी कारण आंख निकट या दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और तुम्हारे एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो हमारे आंख में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है जिसके कारण हम वस्तुओं को स्पष्ट, दूर या नजदीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दृष्टि दोष यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन। अब जो दृष्टि दोष के प्रकार यहाँ पर हमको पढ़ना है वो 4 प्रकार है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, और अबिंदुकता क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, फिर हम चलते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक की ओर, यानी कि एक एक करके निकट, दूर, जरा और अबिंदुकता पर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया क्या होता है। इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देता है ना, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा। मतलब वही वाला जो तुम्हारे क्लास में पीछे वाले बेंच पर जो बैठा है ना, उसको बोर्ड साफ साफ नहीं नजर आएगा, लेकिन उसको अगले बेंच पर बैठा देंगे तो बोर्ड साफ साफ नजर आएगा। तो कौन सा दृष्टि दोष है, उसको निकट दृष्टि दोष है।
दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है, निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। वही वाला, कोई व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है तुम्हारे बेंच पर, तुम्हारी क्लास में पीछे जो बेंच पर बैठा हुआ है उसको बोर्ड सही सही नजर आ रहा है, जो लिखा हुआ है वो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही बोलते बुआ आओ आगे आके बैठ जाओ तो उसको बोर्ड जो है सही सही नजर नहीं आता है, साफ साफ अक्षर नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसको कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अब ये उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में दोनों दोष एक साथ भी हो सकता है, जिसके कारण इसको हम लोग जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। और अबिंदुकता क्या होता है, अबिंदुकता में क्या होता है, वस्तु तो साफ साफ यहां भी नहीं दिखाई देगा, साथ ही साथ अगर कहीं पे क्षैतिज लाइन है या ऊर्ध्वाधर लाइन है, दोनों लाइन को एक साथ देखने में व्यक्ति को समस्या होता है, कभी ये लाइन दिखेगा तो ये साफ नहीं दिखेगा, ये साफ दिखेगा तो ये साफ नहीं दिखेगा, तो ये जो दृष्टि दोष है इसको हम अबिंदुकता कहते हैं। अब आप जरा एक एक बात करें कि हमारा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता का कारण क्या है, कैसे समझ पाएंगे कि हमको किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, अबिंदुकता है, मतलब लक्षण क्या क्या होगा व्यक्ति में, ठीक है, उसके बाद कारण क्या होता है, और साथ ही साथ इन सारे दोषों को हम लोग दूर कैसे करते हैं, अब जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा यहाँ पर मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, जिसमें हम मानव नेत्र को हम लोग देख रहे हैं। हमने अभी तक देखा है कि मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उन भागों का काम क्या होता है, और मानव नेत्र हमारा काम कैसे करता है, इन सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया है। और साथ ही साथ हमने अभी तुरंत देखा है कि मानव नेत्र में कुछ खराबी भी आता है, जिसके कारण हमको नजदीक रखी या दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, तो इसको हम डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि दृष्टि दोष बोलते हैं। साथ ही साथ हमने बताया दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, जिसको हमको एक एक करके देखना है। यहाँ पर जो पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है और जरा इसके बारे में बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष जो है ना, आंखों का वैसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु तो हमको साफ दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। उदाहरण के तौर पर समझो जरा कि ये हमारा एक क्लासरूम है, क्लासरूम में ये हमारा एक सपोजो व्हाइट या ब्लैक बोर्ड जो भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, इस बच्चे को जब अगले वाले बेंच पर बैठाते हैं ना, अगले वाले बेंच पर बैठाते हैं तो बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है ना वो इसको साफ साफ दिखता है, लेकिन जैसे इस बच्चा को चलो सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठाते हैं तो इस बच्चा को साफ साफ यहाँ पर नहीं दिखता है। तो इस बच्चा का कौन सा दृष्टि दोष है, कौन सा दृष्टि दोष है, इस बच्चा को जो दृष्टि दोष है वो है हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगी पर दूर की वस्तु तुमको साफ साफ नहीं दिखेगी। बातें क्लियर है? अच्छा, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है? तो अभी जब हम संवेदन क्षमता बता रहे थे वहां पर बताए कि यहाँ पर आंख के पास 2 बिंदु होता है, एक होता है निकट बिंदु जहां तक आंख नजदीक, निकटतम वह बिंदु जहां तक आंख जो है ना वस्तु को साफ साफ देख पाता है वह निकटतम बिंदु होता है, और ये हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बारे में तो मैंने बात किया था, बिल्कुल बात किया था। साथ ही साथ एक अधिकतम बिंदु होता है जहां तक की वस्तु को आंख साफ साफ देख पाता है अपने फोकस दूरी को अदल बदल करके, ठीक है। तो ये जो अधिकतम बिंदु होता है ये होता है अनंत पर। कहां पर होता है? समान आंख के लिए जो अधिकतम बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। यहाँ पर होता यह है निकट दृष्टि दोष की स्थिति में, क्योंकि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रही है, तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति में होता यह है कि आंख में गड़बड़ी होने के कारण जो हमारा ये दूर बिंदु है, दूर बिंदु कहां पर है? अनंत पर। पहले जो ये दूर बिंदु है, फॉर पॉइंट है, ये अनंत पे है, लेकिन किसी कारण से यह अनंत से चल करके एफ बिंदु पर शिफ्ट हो गया है। मतलब अपना आंख जो है ना अपना एक अलग दूर बिंदु बना लिया है। अब आंख बोल रहा है बाबू हम उससे दूर नहीं देखेंगे, तुम मर जाओ हर जाओ कुछ कर लो, हम नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, सीधी सी बात है। तुमको अगर वस्तु दिखना है तो इस बिंदु पर ले जाओ, इससे दूर ले जाओगे, हम नहीं देखेंगे। आंख के कहने का मतलब ये है। तो हमने कहा नहीं तुम्हारा भी इलाज है, करेंगे ना अभी इलाज। इलाज क्या है? अच्छा समझो, अब जैसे ही वस्तु को हम यहाँ ऐप पर लाएंगे तो आंख फटाक से प्रतिबिंब कहां पर बना देगा? रेटिना पर बना देगा। और मान लो हम अनंत पर वस्तु को रखे हुए तो क्या बोलेगा? आंख रूठा हुआ है, क्या करेगा? यहाँ पर ये रेटिना से पहले कर देगा, किरण को काट देगा और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना देगा। आदमी उदास, क्या हो गया? चलो, तो हमने आंख के बताया भाई तुम्हारा भी इलाज है, तुमको रुको अभी धोखा देते हैं। तुमको तो बनाना पड़ेगा, कहीं पर भी वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब तो बनाना पड़ेगा तुमको रेटिना पर ही, इतना बात समझ लो। आंख को बोला हमने, वो कैसे? उसके लिए हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस लिया।
उत्तल लेंस आंख के आगे रख दिया आंख। अब वस्तु हमारा अनंत पर रखा हुआ है, समझना जरा, वस्तु हमारा अनंत पर है। जैसे उत्तल लेंस पे रखा ना, तो यहां से देखो किरण थोड़ा यहां से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा बिखर रहा है, मतलब छितरा रहा है। छितराने के बाद ये उत्तल लेंस में गया। अब इस आंख को बाबू, इस आंख को ऐसा लग रहा है ना कि किरण कहां से आ रहा है, एफ पर आ रहा है। किरण कहां से आ रहा है, इस आंख को लग रहा है कि हाँ किरण एफ पर है, प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहा है। तो इस तरह से हम आंख को धोखा देते हैं, है ना। और जैसे उत्तल लेंस लगा देते हैं तो आंख को धोखा लगता है, आंख को धोखा, हालांकि वस्तु अनंत पर है, कहां पर है, वस्तु अनंत पर है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब आंख देख रहा है कहां पर, एफ बिंदु पर, जिससे आंख को लगता है कि नहीं वस्तु तो हमारा एफ बिंदु पर है, और ये प्रतिबिंब कहां पर बना देता है, रेटिना को। और एक तरह से बोल सकते हैं आंख को धोखा देकर के हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, है ना। क्योंकि आंख के पास अपना दिमाग नहीं होता है, दिमाग हमारे दिमाग से चलना होगा, तो हम तो दिमाग लगाएंगे अपने आप को ठीक करने के लिए। इस तरह से एक बार फिर से समझा देते हैं, समझो बात को, देखो ध्यान से। समान तौर पर कोई भी मानवीय आंख होता है, उसका एक होता है निकट बिंदु और एक होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु वह बिंदु है जहां अधिकतम दूर तक वस्तु साफ साफ दिखता है, वो दूर बिंदु होता है। ठीक है, दूर बिंदु कौन सा बिंदु है, अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को हम लोग साफ साफ देख पाते हैं, और यह दूरी कहां पर होता है, अनंत पर, यानी कि समान आंख अनंत तक की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा। एक होता है निकटतम बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि 25 सेंटीमीटर का होता है, और उससे नजदीक लाएंगे तो हम वस्तु को साफ साफ नहीं देखेंगे। अब निकट दृष्टि दोष की स्थिति में क्या होता है, आंख करता है मनमाना, ये आंख के अंदर में कुछ गड़बड़ी हुआ। अब क्या गड़बड़ी होगा ये भी अभी बता देंगे। आंख के अंदर कुछ गड़बड़ी हुआ, और गड़बड़ी होने के कारण इसका जो दूर बिंदु था, पहले अनंत पर था, अब ये क्या क्या दूर बिंदु कर लिया नजदीक। अनंत वाला वस्तु हमको दिखेगा नहीं, यानी दूर वाला वस्तु हमको दिखेगा नहीं। अब जहां पर आंख डिसाइड किया है कि हमारा दूर बिंदु है, वहां सिर्फ अगर वहां के बाद वस्तु को रखते हैं ना, तो ये वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देगा। अच्छा, दूर बिंदु चूंकि प्रभावित हो रहा है, तो इससे निकट बिंदु भी प्रभावित होगा। निकट बिंदु इसका पहले मान लो 25 सेंटीमीटर पर होगा, कहीं पर यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर पर होगा, तो दूर बिंदु चूंकि खिसका है ना, तो निकट बिंदु भी कुछ ना कुछ इसका जरूर यहाँ पर खिसक जाएगा। मतलब पहले जो हमको 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाते थे दिखाई नहीं देता था, लेकिन निकट दृष्टि दोष होगा तो हो सकता है कि थोड़ा नजदीक ले जाते 25 सेंटीमीटर के बाद भी वस्तु को हमको दिखाई देता है, क्योंकि आंख की स्थिति गड़बड़ आ गई है। आंख को धोखा देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक लेंस लगा देते हैं। यहाँ पर एक लेंस लगाए, जैसे लेंस लगाए अवतल लेंस, तो ये प्रकाश की किरणों को देखो थोड़ा सा फैला देता है। प्रकाश की किरणों को फैलाया तो आंख को ऐसा लगा कि किरण जो है ना हमारे कहां से आ रहा है, एफ वाले पॉइंट से आ रहा है, हालांकि अनंत से आ रहा है, लेकिन आंख को ऐसा लग रहा है कि एफ वाले पॉइंट से आ रहा है, और प्रतिबिंब कहां पर बना दिया, रेटिना पर। लेकिन अगर लेंस हटा देंगे तो क्या होगा, आंख कर लेगा ये प्रतिबिंब ये प्रकाश कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, हम नहीं बनाएंगे रेटिना पर, ये इस प्रकार से रेटिना से पहले बना देगा। कारण क्या है इसका, आओ जरा बात करें। तो कारण है हमारा नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। ये जो नेत्र गोलक होता है हमारा, जो आंख का पूरा सिस्टम जिस गोले में बंद होता है, उसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। तो नेत्र गोलक क्या होता है ना, थोड़ा सा समझ लो कि चपटा हो गया, जिसके कारण इसका जो है ना डायमीटर, एक तरफ का डायमीटर बड़ा हो गया। इस वजह से होता क्या है कि रेटिना खिसक, पहले रेटिना यहाँ होगा, अब रेटिना खिसक के कहां चला गया, यहाँ चला गया, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा नहीं। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, वही बता रहे। पहले रेटिना यहाँ पर था, रेटिना यहाँ आ गया, नेत्र लेंस ये है, रेटिना ये है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया। मतलब नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूसरा है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। हो सकता है कि किसी कारण से नेत्र लेंस मोटा हो गया हो। अब नेत्र लेंस अगर मोटा होगा तो उसके फोकस दूरी में बदलाव आएगा, उसका फोकस दूरी कमेगा, जिसकी वजह से हम लोग दूर स्थित वस्तुओं को फोकस नहीं कर पाएंगे और वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। जैसा कि हमने बताया, इस लेंस का उपचार क्या होता है, इस दोष का उपचार क्या होता है, तो इस दोष का उपचार उपयुक्त पावर वाले अवतल लेंस लगाकर करते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे और उपयुक्त पावर वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आज जरा हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखो उपचार के बारे में बात करते हैं। देखो एफ बराबर क्या होता है, हमारा फोकस दूरी। इस दोष के लिए हम बात कर रहे हैं, एफ बराबर हमारा फोकस दूरी होता है, ठीक है। इसके बाद सपोज ये जो एफ है, ये जो एफ है, यानी कि हमको एक लेंस का प्रयोग करना है, ऐसे लेंस का प्रयोग करना है कि उस लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बने हमेशा दूर वाली वस्तु का वो एफ पर बने। तो मतलब ये जो एफ है ये क्या है, यू है।
तो u बराबर हमारा, अच्छा u बराबर तो अनंत पर होगा, क्योंकि वस्तु अनंत वाली वस्तु का हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो u बराबर हमारा अनंत हो गया और v बराबर हो गया हमारा माइनस का d। अब माइनस का d क्या है, समझो बात को जरा। माइनस का d हमारा ये डिस्टेंस है, ये जो हमारा दूर बिंदु, आंख जो खुद से अपने अपने आप से बना लिया है ना, जो दूर बिंदु, ये हमारा डिस्टेंस है ना, लेंस है। अब अगर लेंस सूत्र का प्रयोग करें, लेंस सूत्र का प्रयोग करें तो ये क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v मतलब 1/- d हो गया, और माइनस 1/u का मतलब इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट देखो, इनफाइनाइट का कोई मतलब होगा नहीं यहाँ पर, ये पूरा इनफाइनाइट खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 1/-d और बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f बराबर क्या आएगा, -d के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमारा जो अवतल लेंस होगा, ठीक है, अवतल लेंस होगा, वो उसकी फोकस दूरी कैसे होनी चाहिए, d के बराबर होनी चाहिए, -d के बराबर होनी चाहिए। -d क्या है, दूर बिंदु के बराबर हमारा फोकस दूरी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को जरा हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब निकट दृष्टि दोष पर आधारित कुछ प्रश्न है, और जरा इस प्रश्नों को देखिए और समझे इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। बात करते हैं। देखो प्रश्न में कहा गया, एक व्यक्ति 1.5 मीटर तक दूर की वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी और उसकी क्षमता क्या होगी। कहने का मतलब है यहाँ पर व्यक्ति का जो आंख है वह अपना एक दूर बिंदु जो है ना, वो अनंत से उठा करके एक निश्चित दूरी पर कर लिया है, और वो दूर बिंदु जो है यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 1.5 मीटर। ये दूर बिंदु है हमारा 1.5 मीटर। अब ये हमको पता है कि इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, चूंकि व्यक्ति को कौन सा दोष है, व्यक्ति को दोष है हमारा निकट दृष्टि दोष, क्योंकि दूर बिंदु उसका शिफ्ट हो रहा है। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और प्रतिबिंब हमको कहां पर बनाना है, दूर बिंदु पर बनाना है। दूर बिंदु पर बनाने का मतलब है v बराबर हमारा कितना होगा, 1.5 है। तो इस स्थिति में हमारा v बराबर कितना होगा, 1.5 होगा। साथ ही साथ वस्तु कहां पर है, यहाँ पर चूंकि हमको दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु तो दिखाई दे रहा है, दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब u कहां पर चला जाएगा हमारा, 5 मीटर, या सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, v बराबर -1.5 यानी कि 150 सेंटीमीटर। अब u बराबर जो हमारा कहां पर होगा, u बराबर होगा इनफाइनाइट पे, u बराबर कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे। अब अगर लेंस सूत्र का प्रयोग करें, लेंस सूत्र का प्रयोग करें तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान है 1/-150 और 1/u, u का मान है कितना, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये हो गया हमारा खत्म। यहां से 1/f बराबर होगा 1/-150, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो f का वैल्यू यहां से निकल के आ रहा है -150 c। मीटर में दिया था, हमने cm में कन्वर्ट कर लिया, तो f का मान निकल के आ गया। मतलब हमको एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी फोकस दूरी, एक ऐसा अवतल लेंस चाहिए जिसकी फोकस कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोला जा रहा है बाबू लेंस की क्षमता बता दो, तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होगी, P बराबर 1/f, 1 मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 होगा, और ये होगा 150। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो अगर 2 में 3 से भाग देते 0.66 सेंटीमीटर यहाँ डायोप्टर ना, हाँ डायोप्टर, क्योंकि ये माइनस में रहेगा बबुआ, ये माइनस में रहेगा तो माइनस में अपना आंसर होगा, -0.66 डायोप्टर हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है उसका दूर बिंदु 1.5 मीटर की दूरी पर आ गया है, तो उसको जो लेंस लगेगा वो -0.66 डायोप्टर का लेंस लगने वाला है, और उस लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो वो होगा -150 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तुम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। चलो दूसरे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब बोलो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पर है, एक व्यक्ति 0.5 मीटर की दूरी तक ही वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, अब 0.5 मीटर की दूरी तक वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, इसका मतलब उस व्यक्ति का जो दूर बिंदु है
वो दूर बिंदु कहां पर आ गया है, 0.5 मीटर पर आ गया है। और दूर बिंदु की अब हमको एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना है, अवतल लेंस का, चूंकि निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना है, जिससे कि हमारा इमेज कहां पर बन जाए वस्तु का, -0.5 मीटर, यानी दूर बिंदु पर वस्तु को अनंत में कहीं पर रखे, प्रतिबिंब हमारा 0.5 मीटर पर ही बने। तो इस स्थिति में हम देखेंगे यहां से कि हमारे पास दूसरे नंबर का प्रश्न है, v बराबर यहां से हो जाएगा माइनस का 0.5 मीटर, इट मीन्स कि यहां से हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। अब u बराबर जैसा कि पता है यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। लेंस सूत्र का प्रयोग करें, लेंस सूत्र का प्रयोग करिए, होगा 1/v माइनस 1/u बराबर में होगा 1/f। अब यहाँ पर 1/v का मान है 1 माइनस का 50 माइनस 1/इनफाइनाइट और बराबर 1/f। इनफाइनाइट खत्म, इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से 1/-50 बराबर 1/f। तो यहाँ से जो फोकस दूरी कोना कोनी गुना करने पर निकल रहा है, ये 50 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से निकल रहा है। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर निकल रहा है, इसका मतलब यदि हम लेंस की क्षमता निकाले तो ये क्या निकलेगा, P बराबर 1/f। P का मान यहाँ पर निकालना है, F का मान है 1 माइनस 50। अब चूंकि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करो तो -50, यहाँ से निकल के आएगा -2 डायमीटर। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका दूर बिंदु आधा मीटर पे चला गया है, ऐसे व्यक्ति को हम अवतल लेंस लगाएंगे, किस क्षमता का, -2 डायमीटर क्षमता का, किस फोकस दूरी का, -50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। इस तरह से तुमको समझ में आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका समाधान कैसे करेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल प्रश्न आता है तो तुम उसको एग्जाम में कैसे कर सकते हो। आगे देखेंगे हम दूर दृष्टि दोष क्या होता है, कारण क्या है, समाधान कैसे करेंगे, और इस पर भी कुछ प्रश्न तो हमको देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और किस प्रकार से हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष होता है। साथ ही साथ निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हमने बात किया है। अब आगे जो देखना है हमको, वो देखना है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है और इसका उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिंपली दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो ये हमारे आंख का ये एक क्या है, डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ विजन है। जिसमें होता ये है, चूंकि नाम है दूर दृष्टि दोष, समझना जरा, नाम है दूर दृष्टि दोष, अगर नाम में दूर है तो दूर की वस्तु साफ दिखेगा और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। नाम में यदि निकट है तो निकट की वस्तु साफ दिखेगा और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। चूंकि दूर दृष्टि दोष है तो इस वजह से यहाँ पर हमको दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। मतलब आंख का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है बट निकट की वस्तु हम साफ साफ नहीं दिखाई देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। उदाहरण के तौर पर सपोज यहाँ पर हमारे पास एक क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, चलो, और यहाँ पर दूर कोई लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको इस व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना, इसको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये देख सकता है। लेकिन जब इस लड़का को उठा करके हम अगर यहाँ पर बैठा देते हैं, इस लड़का को उठा करके अगर हम यहाँ पर बैठा देते हैं, तो अब इसको क्या है कि ये वस्तु जो है, ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, ये साफ साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो अगर इस प्रकार का दोष किसी लड़का, किसी व्यक्ति को हुआ है तो इस दोष को हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब दूरदृष्टि दोष होता क्यों है, इसके बारे में बात करें, आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको दूरदृष्टि दोष को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि आंख का निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है। एक होता है निकट बिंदु और एक होता है दूर बिंदु, ये नियर पॉइंट और ये फार पॉइंट। ठीक है, ये दो बात हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो निकट बिंदु हमारे आंख के लिए वह बिंदु है जहां वह न्यूनतम दूरी, आंख से वह न्यूनतम दूरी जहां तक वस्तुओं को हम साफ साफ देख पाते हैं उसको निकट बिंदु कहते हैं। और सामान्य आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर हम नजदीक चलेंगे, आंख की ओर चलेंगे, तो वस्तु हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है। जैसे कि सपोज ये एन है, एन पर अगर किसी वस्तु को रखे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो सामान्य आंख में होता यह है कि वस्तु को, चूंकि ये हमारा दोष वाला आंख है इसलिए वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा, पर समान आंख में अगर ये 25 सेंटीमीटर दूरी से इधर जितना भी वस्तु रखेंगे
प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनेगा और वस्तुओं को साफ साफ हम लोग देख पाएंगे। लेकिन 25 सेंटीमीटर के बाद आगे चलेंगे तो वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखेगा। अब दूरदृष्टि दोष क्यों आता है? जाहिर सी बात है, ये जो एन है, ये एन खिसक जाता है। एन जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। ये इधर चला आता है। देखो, एन आंख का निकट बिंदु यहां पर है, लेकिन आंख ने अपना निकट बिंदु यहां पर बना लिया है। समझना जरा। दूर बिंदु के बारे में भी बता दे थोड़ा सा। दूर बिंदु आंख से वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख स्पष्ट रूप से वस्तुओं को देख पाता है, उसको दूर बिंदु बोलते हैं। और समान आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है, ये 25 सेंटीमीटर निकट होता है। समान आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। चलो, बातें समझ में आ गई। मतलब निकट बिंदु ऐसा बिंदु है जहां तक आंख स्पष्ट रूप से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना सकता है, वस्तुओं को साफ साफ हम लोग देख सकते हैं। आ जाओ, तो आ जाओ। जिस आंख में डिफेक्ट रहेगा उसमें होगा क्या? निकट बिंदु पर जैसे ही वस्तु को लाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है? रेटिना के बाहर बन रहा है। वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि निकट बिंदु आंख का यहां पर है, लेकिन आंख में गड़बड़ी के कारण जो निकट बिंदु है वो आंख का यहां पर आ गया, इस पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है, यहां पर अगर आप वस्तु को यहां पर रखेंगे तो वस्तु साफ दिखाई देगा। लेकिन अब ये नहीं सोच सकते कि निकट बिंदु अगर हम 25 सेंटीमीटर पर है, 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो वस्तु साफ दिखाई देगा, नहीं देगा। अब यहां से अगर कितना भी दूर करते जाओगे तो समंजन क्षमता यहां से शुरू हो जाता है। मतलब आंख का जो लेंस होता है और सिलियरी मसल्स होता है, वो आंख के लेंस के फोकस दूरी को कम ज्यादा करके जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फोकस दूरी बढ़ाता चला जाएगा और अनंत तक की वस्तु को हम लोग साफ साफ देख पाएंगे। लेकिन एन डैश तक ही देख पाएंगे। एन डैश से जैसे ही हम आगे आएंगे वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। क्लियर है बात? मतलब कहने का ये है कि दूरदृष्टि दोष होने का कारण है कि जो हमारा निकट बिंदु है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है आंख से, तब दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके उपचार को कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक उत्तल लेंस यहां पर लगाया। जैसे हमने उत्तल लेंस लगाया तो वस्तु हमारा एन पर ही है। वस्तु कहां पर है? एन पर ही है। लेकिन आंख को ऐसा लग रहा है कि वस्तु अब एन डैश पर है। एन का प्रतिबिंब हालांकि एन डैश पर बन रहा है, तो आंख को लग रहा है कि वस्तु एन डैश पर है। इस वजह से जो प्रतिबिंब है हमारा रेटिना पर एक बार फिर से जाकर के बन जाता है। बातें क्लियर है? दूरदृष्टि दोष क्या है ना? अब दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है इसके बारे में देखें। तो पहला तो निकट बिंदु दूर हो जाता है। जो निकट बिंदु पहले 25 सेंटीमीटर तक देख सकते थे वहां पर नहीं देख पाएंगे, उससे अधिक दूरी पर देख पाएंगे। और निकट बिंदु दूर होने का कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये जो हमारा नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक क्या होता है? आंख का पूरा सिस्टम जो है ना, जितने भी आंख के भाग होते हैं एक गोला में बंद होता है। फुटबॉल की तरह गोला होता है, उतना बड़ा तो नहीं होता, बस आकार वही होता है और उस गोले में बंद होता है, जिसको नेत्र गोलक कहते हैं। तो नेत्र गोलक यहाँ पर क्या होता है? छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक जैसे ही छोटा होगा तो जो पहले प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनता था, नेत्र गोलक खसक के यहाँ तक आ गया, सिकुड़ गया। तो प्रतिबिंब तो हमारा यहीं पर बन रहा है, लेकिन नेत्र गोलक क्या है? छोटा हो गया, जिसके कारण रेटिना पर प्रतिबिंब बन ही नहीं पा रहा है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, ये हमारा नेत्र लेंस है और ये हमारा रेटिना है, इसके बीच की दूरी कम हो जाएगा, जिसके कारण ऐसी समस्या हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर लेंस का पतला हो जाना, और लेंस की पतला जैसे ही हो जाएगा तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी और इस प्रकार की समस्या हमको देखने के लिए मिलेगा। दो बात ध्यान रखना है, नेत्र गोलक का छोटा होना और लेंस का पतला हो जाना। ठीक है, उपचार कैसे करेंगे? उपचार करने के लिए उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। आई होप तुमको बातें समझ में आई होगी कि यहाँ पर दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष जो है एक आंख का ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। कारण क्या है? कारण है यहाँ पर निकट बिंदु का दूर हो जाना, और निकट बिंदु का दूर होने का कारण है नेत्र गोलक का छोटा होना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम होना। दूसरा है नेत्र लेंस का पतला होना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। उपचार करेंगे उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और समझो, यहां पर यदि हम नेत्र लेंस का प्रयोग करें, ये इसका लेंस सूत्र से लेंस सूत्र का प्रयोग करें तो ध्यान से देखना,
कि दूर वाले वस्तु के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा हमारे पास नहीं रहेगा, लेंस नहीं रहेगा, तो भी हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही ये निकट बिंदु पर आएगा, निकट बिंदु पर आएगा, तो मतलब क्या, वस्तु को निकट बिंदु पर रखेंगे ना, जो वस्तु को देखना है उसको निकट बिंदु पर रखेंगे, तो मतलब इस स्थिति में u बराबर हमारा जो है वो हो जाएगा माइनस डी। हम मान लेते हैं कि n पर कोई वस्तु रखा हुआ है जिसकी दूरी माइनस डी है, तो u बराबर यहां पर मान लेंगे माइनस का डी। दूसरी बात है, यहां पर हमको लेंस ऐसा लेना है, लेंस की फोकस दूरी ऐसा होना चाहिए कि प्रतिबिंब हमको n डैश पर बने। कहां पर बने? n डैश। और n डैश और लेंस के बीच की दूरी हमारा क्या है? हमारा माइनस का d है। तो यहां पर हमारे पास v हो गया माइनस का d। अब अगर लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर में होता है 1/f। ध्यान से देखो, 1/v का मान है 1/ माइनस का d, माइनस 1/u का मान है 1/ माइनस का v का मान, माइनस का छोटा वाला d ना, ये छोटा वाला d, v का मान है बाबू माइनस का d। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और ये हो गया हमारा 1/f। इसको अगर इधर देखे तो ये हो जाएगा हमारा 1/ माइनस डी, और ये माइनस अब माइनस हो जाएगा प्लस, ये होगा 1/d बराबर 1/f। ध्यान से देखना, ये dd का एलसीएम dd हो जाएगा, माइनस d से d कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारे पास माइनस d, प्लस का प्लस, d से d कैंसिल हो गया, ये d से d कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास प्लस में d बराबर 1/f। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो क्या होगा? ये हो जाएगा, या उलट दो, इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा dd बट्टे d माइनस का d। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को आगे बात करना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। और देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन जो है हम आम जीवन में कई बार देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर बात करेंगे ना, तो तुमको यहाँ पर ज्यादा बेहतर में समझ में आएगा। जैसे कि सपोज तुम्हारे घर में खाना बन रहा होगा और वहां पर चूल्हे के आसपास देखोगे तो दूसरी ओर वस्तुएं हिलती हुई नजर आएगी। कई बार तुमने गौर किया होगा। फिर तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। साथ ही साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय क्या होता है, ये तुमको वायुमंडलीय अपवर्तन को समझने के बाद ही तुमको समझ में आने वाला है। अब समझते हैं यहाँ पर हम कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है जरा समझो। सपोज ये हमारा कांच है, ठीक है, और ये है हवा। अब यहाँ पर होता ये है कि अगर यहाँ से सपोज ये कोई प्रकाश का स्रोत है, टॉर्च ले लिया हमने, यहाँ से प्रकाश निकला और इस कांच पर पड़ा, ठीक है, मतलब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जा रही थी, तो इसको सीधा इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, ये यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक है, ये मुड़ जाता है। अब ये मुड़ा क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जा रही होती है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्रकाश के चाल बदलता है। हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, कांच में प्रकाश की चाल कम होता है। चाल बदलने के कारण ये किरणें थोड़ा मुड़ जाती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कहने का मतलब, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है, तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसका रास्ता थोड़ा सा बदलता है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है बात? चलो जी, अब इतना तो समझ में आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन कहां पर होगा, जहां पर दो अलग अलग माध्यम होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में अगर बात करें तो वायु में तो एक ही माध्यम होता है ना, वायु है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता कैसे? देखो, एक माध्यम तो यहाँ है नहीं, पहली बात तो ये समझ लो। क्योंकि अगर तारे से प्रकाश निकल के आ रही है तो वहां एक तो निर्वात होगा, दूसरा हवा है, दो अलग अलग माध्यम। अब रही बात यहाँ पर चूल्हे के आसपास का, चूल्हा अगर जल रहा है तो उसके दूसरी तरफ वस्तु देखेंगे तो हिलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर कैसे अपवर्तन हो रहा है? इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, समझो, समझना जरा ध्यान से इसको, कि यहाँ पर होता यह है कि अगर हवा को हम गर्म करें, हवा को यदि हम गर्म करेंगे तो गर्म हवा जो है ना, गर्म हवा में बहुत कम कण होंगे। कण क्या होगा? कम होगा। जो वायु का कण है या जो दूसरा कण है, गर्म हवा में
कम होगा। ठीक है, दूसरी ओर बात करें तो ठंडी हवा होता है उसमें कणों की संख्या जो है वो अधिक होता है, वायु कण हुआ या कोई दूसरा कण हुआ, ठंडी हवा में कणों की संख्या अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग माध्यम बन रहा है। अगर ठंडी और गर्म हवा है, क्योंकि चूल्हा जल रहा है ना, सपोज यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, ठीक है, ये चूल्हा हमारा यहाँ से जल रहा है, तो चूल्हा अगर जल रहा है तो अगर ये चूल्हा यहाँ से जल रहा है, ध्यान से देखना, तो इस आसपास का हवा तो गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा विरल माध्यम। क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। और इसके ऊपर की हवा जो है वो क्या है? वो है हमारा सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरणें जो है ना, प्रकाश की किरणें जो है तो हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ, या तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। और दोनों ही स्थितियों में प्रकाश का अपवर्तन तो होना यहाँ पर फिक्स है, प्रकाश का अपवर्तन होगा ही। इसलिए यहाँ पर होता ये, अच्छा हवा, चूंकि हवा है ना, और हवा इतना ही दूर गर्म रहेगा, इससे ऐसे तो नहीं है चूल्हा यहाँ जल रहा है तो गर्म यहाँ होगा, और हवा को हमने रोका तो है नहीं, इसलिए हवा जो है ना यहाँ से हमेशा भागता रहता है। तो कभी मान लो ठंडी हवा यहाँ से इधर आया तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर ये दोनों हो सकता है, दोनों का दोनों सघन माध्यम बना, थोड़ा देर हवा रहता होगा, फिर गर्म होने के बाद ये विरल माध्यम बना। तो इस प्रकार से जो है ना वस्तु अपने जगह से हटती हुई फिर उसी जगह पर आती हुई, अपनी जगह से हटती हुई फिर वहीं पर आती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम वस्तु का हिलना कहते हैं। बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि ये जो गर्म क्षेत्र है ना, गर्म क्षेत्र क्या करता है? हवा को विरल बना देता है, इसके घनत्व को कम कर देता है, जिससे हवा विरल माध्यम बन जाता है। और उसके ऊपर का हवा ठंडा होता है, जिससे सघन माध्यम बनता है, और इस वजह से यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन देखने को हमको मिलता है। और इस तरह से हम बोल सकते हैं चूल्हे के पास की वस्तु यहाँ पर हिलती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया, ठीक है। चलो जी, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? अब अगर इसके बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है, हम क्या बोल सकते हैं, जो परिभाषा है वो देख लो कि वायुमंडल में ठंडी और गर्म हवाओं की धाराएं बहती रहती है। ठंडी और गर्म हवाएं अलग अलग माध्यमों की तरह काम करती है, जिससे गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, और इस अपवर्तन को ही हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। हमने क्या कहा? ठंडी और गर्म हवाओं की धाराएं जो है वायुमंडल में चलती रहती है। ठंडी और गर्म हवा जो है वो हमारा दो अलग अलग माध्यमों की तरह काम करता है, जिसके फलस्वरूप जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, और इस प्रकार का अपवर्तन को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है बात? चलो जी, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? समझना जरा, यहाँ पर समझना, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? सपोज मान लो ये हमारा, ये ऊपर वाला भाग जो है वो ठंडी हवा है, और नीचे वाली है हमारा गर्म हवा। इस प्रकार से तारे यहाँ से है, प्रकाश यहाँ से यहाँ तक बहुत बढ़िया आया। अब ठंडी हवा है तो ये सघन माध्यम होगा, ये हमारा अभिलंब है, ये क्या है? हमारा अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण जो है ना सघन माध्यम से, देखना जरा, सघन माध्यम से भी विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। ये क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। और अभिलंब से दूर हटने के बाद अब जो तारा है वो हमको कहाँ दिखने वाला है? तारा हमको यहाँ पर दिखने वाला है। अब चूंकि हम फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि ये हवाएं हैं, ऐसा नहीं कि माध्यम फिक्स है, हवा है, हवा का झोंका चलता रहता है, इस वजह से जो माध्यमों में है वो अंतर बनता रहता है, इस वजह से तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर ठंडी हवा है और यहाँ भी ठंडी हवा आ गया, तो तारा तुमको फिर से यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि दोनों माध्यम एक हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो नहीं रहा है, तारा तुमको यहाँ दिखेगा। फिर मान लो यहाँ पर गर्म हवा बह गया तो तारा यहाँ दिखेगा, मान लो ठंडी हवा बह गया, तारा यहाँ दिखेगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि तारे से आने वाले अधिकांश प्रकाश क्या होता है, अधिकांश प्रकाश क्या होता है? अपवर्तित ही हो जाता है, बहुत बड़ी एंगल से अपवर्तित हो जाता है, और इस स्थिति में कुछ समय के लिए तारा हो सकता है खो भी जाए, मिले ही ना, या कभी कभी हुआ कि पूरे पूरे प्रकाश परावर्तित ही हो जाए, कोई बड़ा कण आ गया परावर्तित हो जाए, इस वजह से क्या होता है कि हमको तारा दिखेगा ही नहीं कुछ समय के लिए। सब घटना जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह या चांद क्यों नहीं टिमटिमाता है? अगर इसके बारे में बात करना चाहे तो क्या बोल सकते? देखो, तारा हो, अगर तारा हमसे बहुत दूर होता है तो बहुत बड़ा, छोटा तो है नहीं तारा, है तो बहुत बड़ा, लेकिन तारा जो है ना हमसे बहुत दूर होता है,
जिस वजह से इसके प्रकाश का एक छोटा सा स्रोत मानते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? छोटा सा स्रोत मानते हैं। अब छोटे से स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है और कुछ यहाँ पर कुछ थोड़े से प्रकाश का अपवर्तन हुआ, तो इस स्थिति में तारा जो है टिमटिमाता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन समझो जरा, यही घटना अगर हम चांद के साथ करें, सपोज हमारा ये पृथ्वी है, ये चांद या हमारा क्या है, ग्रह है। अब इस चांद से बहुत ढेर सारी किरणें यहाँ पर पृथ्वी पर आएगी, है ना। ये सपोज हमारी पृथ्वी है, तो चांद से ढेर सारी प्रकाश किरणें यहाँ पर पृथ्वी में है। सपोज एक दो किरण इधर अपवर्तित हो भी रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क हमारा नहीं पड़ता है, हम चांद को स्पष्ट रूप से तो भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब है चांद हमसे नजदीक है, इससे जो अमाउंट ऑफ लाइट आता है हम तक, जो प्रकाश की किरणें हम तक आती है, बहुत ज्यादा आता है। इसमें से कुछ प्रकाश की किरणें यदि अपवर्तित भी हो जाती है, तो उससे उसकी स्थिति में, चांद की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि तारा जो है वो हमसे काफी दूर होता है, जिससे एक प्रकाश का छोटा सा स्रोत मानते हैं। और इस स्थिति में होता यह है कि इससे प्रकाश की किरणें जब आती है, तो थोड़ा भी अगर अपवर्तन होता है तो तारे पे फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है और एक छोटे से प्रकाश का स्रोत है। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय क्या है? इसके बारे में हमको बात करना है, ध्यान से देखना है इस बात को। सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय क्या है, इस बारे में हमको बात करना है। तो सपोज ये हमारा, सपोज क्या मान लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। समझना जरा ध्यान से। सूर्य अगर यहां तक रहेगा तो हम सूर्य को देखते हैं, ठीक है। लेकिन यही सूर्य अगर हमारे क्षितिज से नीचे आ जाए, मतलब यहां से हमारा पृथ्वी है और सूर्य हमारे पास यहां पर आ गया, तो अब जाहिर सी बात है सूर्य हमको दिखाई नहीं देगा। सूर्य क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। अच्छा समझना जरा, सूर्य की प्रकाश निर्वात से होकर के आती है और हमारे वायुमंडल में आती है। निर्वात से हमारे वायुमंडल में आती है, और वायुमंडल जो है ना वो एक सघन माध्यम की तरह काम करता है, जबकि निर्वात जो है वो विरल माध्यम की तरह काम करता है। अब ये सूर्य यहाँ पर नीचे धीरे धीरे अस्त होने के कगार पर है और ये सबसे निचले भाग में आ गया है। अब होता यह है कि इससे प्रकाश की किरणें, चूंकि यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर तो प्रकाश की किरण पड़ रहा है ना, सूर्य की किरणें यहाँ पर तो पड़ रही है। अब इसका मतलब ये हुआ, समझो जरा, यहाँ पर प्रकाश किरणें पड़ रही है। अब सूर्य की किरणें चूंकि चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के कारण किरणें मुड़ेगी, और किरणें मुड़ने के कारण हम सूर्य को कहां पर देख पाते हैं? सूर्य को ऊपर उठा हुआ देख पाते हैं। कितने समय तक? 2 मिनट तक। कितने समय तक? 2 मिनट तक, है ना। कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बोलेंगे कैसे? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे बोलेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है, ठीक है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, हमारा वायुमंडल सघन माध्यम की तरह काम करता है, जबकि सूर्य की किरणें निर्वात से चलकर आती है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने के कारण यहाँ पर अपवर्तन होता है, जिस वजह से हम सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट सूर्य को हम लोग देख पाते हैं। और यही सेम घटना जो है सूर्योदय के समय में भी होता है। सूर्य उगने से पहले ही हम 2 मिनट सूर्य को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि यही हमारा अपवर्तन के कारण। इस प्रकार से वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के बीच में यहाँ पर 4 मिनट हमारा बढ़ जाता है, मतलब 4 मिनट हम सूर्य को ज्यादा देख पाते हैं, जिसको सूर्योदय और सूर्यास्त का हम लोग आभासी समय कहते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हम लोग आगे देखने वाले हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण को जानने के बाद इसी से संबंधित एक घटना है इंद्रधनुष, जो कि हमको सामान्यतः वर्षा वाले दिनों में दिखता है। इन दोनों बातों के बारे में यहाँ पर हमको चर्चा करना है। अगर हम बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। या सिंपली बोल सकते हैं, श्वेत प्रकाश जब अलग अलग 7 रंगों में बट जाता है तो इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। या श्वेत प्रकाश का इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं। सीधी सी बात है कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब प्रश्न आया हमारे मन में कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण होता है कि प्रकाश के अलग अलग रंगों का तरंगदैर्घ्य या फिर बोले तो चाल अलग अलग होता है। जैसे यहां पर अगर बात करें तो प्रकाश के लाल रंग
लाल रंग का क्या होता है, चाल और तरंग दैर्घ्य, चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों ही ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि हम बात करें कि यहाँ पर नीले रंग का या वायलेट ले लो, बैगनी का, बैगनी का यहाँ पर चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों ही क्या होता है, कम होता है। ये ज्यादा होता है और ये कम होता है। अब यहाँ एक बात समझो कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य और चाल ज्यादा है उसका विचलन क्या होता है, कम होता है। जिस प्रकाश की किरण का या जिस प्रकाश के रंग का यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्घ्य और चाल दोनों ही कम है, उसका विचलन अधिक होगा। तो यहाँ पर लाल का चूंकि चाल अधिक है इसलिए विचलन कम हो रहा है, और बैगनी का चाल यहाँ पर कम है इसलिए इसका विचलन अधिक है। इसी प्रकार से ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो, इन सबका जो है सबका प्रकाश का चाल अलग अलग है, जिस कारण से हमको यहाँ पर अलग अलग विचलन देखने को मिलता है। और इस तरह से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण हमको 7 अलग अलग रंग प्राप्त हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो मुख्य कारण है ना, वो प्रकाश के अलग अलग रंगों का चाल जो है या तरंग दैर्घ्य जो है वो अलग अलग होता है। हमने बताया लाल रंग का तरंग दैर्घ्य और चाल अधिक होता है, इसके कारण इसका विचलन न्यूनतम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य और चाल कम होता है, इस कारण से इसका विचलन अधिकतम होता है। और इसी क्रम में यहाँ पर देखिए लाल रंग के बाद उससे कम तेज ऑरेंज है, उससे कम तेज येलो है, उससे कम तेज ग्रीन है। इस प्रकार से किरणें तरंग दैर्घ्य की कमी के कारण जो है धीरे 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 नीचे यहाँ पर अलग अलग रंगों में बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, ये आ गया हमको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंद्रधनुष क्या होता है। तो जनरली इंद्रधनुष को हमने देखा है, कब देखा है, इंद्रधनुष तब देखते हैं जब वर्षा वाला दिन हो और सूर्य की तरफ पिट करके तुम खड़े हो तो तुमको हो सकता है इंद्रधनुष दिखाई दे। सपोज सूर्य हमारे पीछे है और हम इस तरह से खड़े हैं तो आगे हमको क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक है, वर्षा वाले दिनों में आकाश में कभी कभी हमें अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष हम सूर्य की तरफ पीट करके जब खड़े होते तभी हमको इंद्रधनुष दिखता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है जरा इस घटना को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो होता यह है कि वर्षा की असंख्य बूंदे जो है वो प्रिज्म की तरह काम करता है। बूंद किसके तरह काम करता है, बूंद जो है वो काम करता है प्रिज्म की तरह। यहाँ पर समझो जरा होता क्या है, यहाँ से सफेद प्रकाश है, श्वेत प्रकाश जो से सूर्य से निकल करके आ रही है, और यहाँ पर ये वर्षा के अंदर इंटर हुआ। जैसे ही इंटर हुआ तो चूंकि ये जो है ना एक प्रिज्म की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर 7 अलग अलग रंग जो है यहाँ से बट गया तुम्हारा। ये किरणें जो है, हालांकि हमने 2 दिखाया है, रेड ऊपर और वायलेट नीचे, लेकिन ये 7 रंगों में क्या होता है, बट जाता है। यहाँ से प्रकाश की किरण चलने के बाद यहाँ पर जब इस सतह पर आता है ना तो इसका आंशिक परावर्तन होता है। मतलब यहाँ पर प्रकाश पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है, कुछ प्रकाश की किरणें यहाँ पर बाहर निकलती है और कुछ प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, यहाँ पर अपवर्तित होती है, परावर्तित होती है। और परावर्तन के बाद फिर जिस सतह से प्रकाश श्वेत प्रकाश की किरणें गई थी उसी सतह से वापस निकलती है और फाइनली हमारे आंखों तक पहुंचती है। और इस स्थिति में हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं, इंद्रधनुष को देख पाते हैं। तो ये इंद्रधनुष का बनना हुआ, इंद्रधनुष क्या है और इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये यहाँ पर हमने समझा। ठीक है, यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और अंतिम पड़ाव से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें रह जाती है, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और जरा हम उसको देख लेते हैं। देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, अगर बोले तो प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ जरा। अरे कुछ नहीं होता है। देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या है, ये हमारा है सन। सन बोले तो एस फॉर सन, और सन का मतलब होता है सूरज। क्या हो जाता है, सूरज। ये तो पता है ना, क्यों बता रहे। तो सन से जब प्रकाश की किरणें यानी कि सूरज से जब प्रकाश की किरणें निकल करके आती है तो निर्वात में तो कोई दिक्कत नहीं। निर्वात मतलब होता है जहां पर कुछ भी नहीं हो, उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। निर्वात में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही यह हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है इस सन का लाइट प्रकाश, तो होता क्या है, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कण, क्या क्या होता है, धूल कण, जल कण,
और वायु कण। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जल कण, हालांकि जल का कण बड़ा भी होता है, बट बेसिकली यहाँ पर बोले तो वायु का कण जो है ये छोटा होता है। धूल कण वायु के कण से बड़ा होता है और जल कण वायु कण लगभग लगभग बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये बता रहे हैं कि जब सूर्य की प्रकाश की किरण निकल करके आया जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया तो इसका सामना हुआ इस धूल कण से, जल कण से और वायु कण से। अब यहाँ पर समझो, सपोज ये हमारा एक धूल कण है। अब ये सूर्य के प्रकाश की किरण बोल रहा है, सूर्य के प्रकाश की किरण को बोल रहा है, बाबू तुम तो आगे नहीं जा सकते हो, तुमको नहीं जाने के लिए देंगे। अब ये दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो जाता है। शुरू होने के बाद किरण कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, जबरदस्ती का बात नहीं भाई, हम जाएंगे तो जाएंगे। इस प्रकार से प्रकाश इस धूल कण पर या जो जल कण है या फिर जो हमारा वायु का कण है, इस पर पड़ने वाली प्रकाश जो है ना चारों तरफ फैल जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश धूल कण, जल कण या वायु कण से टकरा करके, है ना, प्रकाश का कुछ अंश, प्रकाश पूरा प्रकाश नहीं फैल जाएगा। सपोज यहाँ पर बहुत सारी किरणें आ रही है तो सारा सारा किरण थोड़ी इससे टकरा करके फैल जाने वाला है। कुछ किरणें यहाँ से टकराएगी और छितरा जाएगी चारों तरफ। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश, वही बात बताया हमने, किसी कण पर पड़ता है तो कुछ हो सकता है कुछ प्रकाश सीधे निकल जाए और कुछ प्रकाश जो है यहाँ पर प्रकीर्णित हो जा रही है, मतलब विभिन्न दिशाओं में छितरा जा रही है। तो यह प्रक्रिया जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आई होप तुमको बातें समझ में आ रही है ना। सूर्य से जब प्रकाश की किरणें आती है, कण से टकराती है, कण क्या, धूल कण, जल कण, वायु कण से टकराती है और प्रकाश का कुछ भाग जो है इधर उधर छितरा जाता है, जिसको ही हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आ गया समझ में? चलो, अब यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ बातों पर निर्भर करता है और उसी पर निर्भर करता है हमारा ये क्वेश्चन। प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो जरा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? बोलो बोलो बोलो। परीक्षा में भी आता है, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा गया ना, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, सूर्य लाल क्यों होता है, चंद्रमा पर अगर हम बैठे हैं तो वहां पर आकाश काला क्यों दिखता है। ये सब तुम्हारे एग्जाम में आता है, इसलिए समझना तो पड़ेगा। अब समझो बात, यहां पर कह रहा है कि यदि कण छोटा है तो जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम करेगा। बताओ तरंगदैर्घ्य या प्रकाश की चाल किस प्रकाश का अधिक होता है, किस रंग के प्रकाश का अधिक होता है? तो तरंगदैर्घ्य या प्रकाश की चाल जो है लाल रंग का अधिक होता है, लाल का अधिक होता है। और नीचे वाला जो प्रकाश की किरण है जिसमें एक नीला भी आता है और नीला का कम होता है। ये दो हमारे काम की है तो दो के बारे में बात करते हैं। ऐसे इंडिगो का भी कम ही होता है ना। सबसे नीचे सबसे कम किसका होगा प्रकाश का चाल? इंडिगो का। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? ये सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होगा वो किसका होगा? इंडिगो का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कण जो है वो लाल को यहाँ पर प्रकीर्णित नहीं कर पाएगा, क्योंकि कण छोटा होगा तो कम तरंगदैर्घ्य वाले को प्रकीर्णित करेगा, मतलब नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करेगा। यहां से जल का कण छोड़ो, धूल का कण और वायु का कण मुख्यतः किसको प्रकीर्णित करेगा? नीला प्रकाश को प्रकीर्णित करेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, आगे पूछने वाले। ठीक है, आगे छोटा कण नीले रंग को प्रकीर्णित करेगा, बड़ा कण सभी रंगों को प्रकीर्णित कर सकता है। जैसे जल कण, जल कण क्या करता है? जो बादल बना होता है ना, तो बादल किस रंग, बादल में जल होता है और जल जब प्रकाश उससे होकर गुजर रही होती है तो वो प्रकाश के सभी प्रकाश, जितने भी प्रकाश के रंग है सबके सबको प्रकीर्णित कर देती है, जिसके कारण बादल हमको व्हाइट नजर आता है। ठीक है, ये बातें समझ में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर मुख्य रूप से देखेंगे तो नीला का जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत कम होता है लाल रंग की तुलना में, इसलिए। अच्छा, नीचे का 3 कलर देखेंगे ना, क्या होता है? VIB, वायलेट, इंडिगो और ब्लू। नीचे का 3 कलर, ये तीनों लगभग एक ही कलर के जैसा दिखता है, लगभग एक ही कलर के जैसा दिखता है। तो तीनों मिला के अपन मान लेते हैं चलो ये ब्लू है। इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, साथ ही साथ इसका प्रकीर्णन अधिक होता है।
प्रकाश की चाल भी क्या होता है इसका, कम होता है। हमने कहा कि अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन अधिक होगा, तो नीले रंग का तरंग दैर्घ्य या प्रकाश की चाल कम होने के कारण यह धूल कण और वायु कण, अब चूंकि देखो जो कण ज्यादा है, धूल कण और वायु के कण हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जब सूरज की प्रकाश की किरणें हमारी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये 3 कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से जो आकाश दिखता है हमारा नीला दिखता है, क्योंकि प्रकीर्णन होकर प्रकाश जाएगा कहां पर, प्रकीर्णन होकर के प्रकाश अंततः पृथ्वी पर ही आएगा, और इस तरह से हमको आकाश नीला दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर बोलेंगे नीले रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, नीले रंग का प्रकाश का चाल कम है, जिस वजह से ये छोटे कणों यानी कि वायुमंडल उपस्थित छोटे कणों कौन है, धूलकण और वायुकण, इनसे टकराकर इनका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, इस वजह से आकाश का रंग नीला दिखता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, चंद्रमा पर आकाश काला क्यों दिखता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। अरे हमको आकाश पीला दिखे, हरा दिखे, नीला दिखे, दिख तो रहा है। क्यों दिख रहा है कि यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और प्रकाश के प्रकीर्णन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर धूल कण है, जल कण है, वायु है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर वायुमंडल है, वायुमंडल में सारे के सारे कण है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन प्रकीर्णन होता है। बट चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। अब चंद्रमा पर अगर कोई वायुमंडल है ही नहीं तो कोई प्रकीर्णन होगा ही नहीं, और कोई प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो आकाश दिखेगा काला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? आ जाओ आप। देखो सूर्य जब बिल्कुल हमारे सर पे होता है ना, तो सूर्य के प्रकाश की किरणों को बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है, और सभी का सभी प्रकाश है ना वो हम तक आसानी से पहुंच पाता है। प्रकीर्णन प्रकाश का बहुत ही कम होता है, इस वजह से सूर्य का वास्तविक रंग हम देख पाते हैं दोपहर के समय में, जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है। लेकिन जब सूर्य क्षितिज पर होता है सुबह और शाम के समय में, तो प्रकाश की किरणों को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है। इस वजह से होता है कि जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं सभी के सभी प्रकीर्णित हो जाती है। चूंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, लाल रंग का प्रकाश का चाल बहुत अधिक है, इस वजह से हम तक केवल और केवल लाल रंग यहाँ हम तक पहुंच पाता है, और सुबह और शाम के समय में हम सूरज को लाल देखते हैं। तो ये था तुम्हारा प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो जी, इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है। हाँ, क्वेश्चन आंसर बचा है वो करवा देंगे हम, बट अगला जो चैप्टर है हमारा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मजेदार है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ इलेक्ट्रिसिटी में।